नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले सीटेट पर्यावरण, सीटेट एनवायरनमेंट ईवीएस क्लास की बात करेंगे। और आज का जो चैप्टर रहने वाला, चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम आवास और मकान का पूरा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग संपूर्ण एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ लेकर आए हैं, जिसमें हमारा ईवीएस में टारगेट है 30 ऑफ 30। सिलेक्शन यहाँ पे 101% एग्ज़ाम को फ़तह होगा। सभी क्लासेज आपको ज्वाइन करना, बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल भी आप लोग प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की पहले बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे सभी लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस करेंगे सारे। इसके बाद जो प्रीवियस पेपर में इस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी हम चर्चा करने वाले हैं। आवास की अगर बात करें, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जो होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, चूहा, ये मनुष्य के घरों में रहते हैं। साथ ही साथ जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं, शेर, हाथी, हिरण, गेंडा, बाघ, मोर, चिंपांजी, ये सारे आदि हो जाते हैं। पेड़ पे रहने वाले जीव, बंदर, पांडा, स्लाथ, लंगूर, पक्षी, ये सारे इत्यादि हो जाते हैं। पानी में रहने वाले जीव, मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ज़मीन पे रहने वाले जीव, ज़मीन के अंदर, जैसे चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू, ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। ठीक है। और जीव और इनका आवास पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। शेर कहाँ रहता, तो शेर का आवास को मांद बोला जाता है। कुत्ते के आवास को केनल बोला जाता है। हाथी, हिरण, जेबरा के आवास को जंगल बोला जाता है। मुर्गी के आवास को दरबा बोला जाता है। और इसके साथ ही घोड़ा या गधा के आवास को अस्तबल बोला जाता है। चूहा, खरगोश, चींटी, सांप के आवास को बिल बोला जाता है। पक्षी को घोंसला, सुअर का शुकरकला, मधुमक्खी का छत्ता, मकड़ी कहाँ रहती है, जाल में रहती है। मनुष्य कहाँ रहता है, घरों में रहता है। ये सारे आप इससे रिलेटेड हम प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए तैयार है तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है कि कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती। जो कच्चे घर होते हैं, ज़्यादातर राजस्थानी इलाकों में कच्चे घर बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी जो होते हैं मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है। तो कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है, इसीलिए जानना जरूरी कि कच्चे घरों की विशेषता क्या होती है। कि दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, झोपड़ी से अधिक मजबूत व स्थायी होता है, और इन पर चूने की पुताई होती है, क्योंकि ये ठंडक शीतल देता है। इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है। तो ऐसा कच्चे घरों की मुख्य विशेषता नहीं कि प्रतिदिन लीपना पड़ता, लेकिन प्रतिदिन लीपना नहीं पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करती है। जो सफ़ेदी में उपस्थित होती है, ये किसकी मात्रा में कीड़े मकोड़ों को नाश करती है। चूने के पानी, जल की, कीटनाशकों की, या अनुपस्थित की। तो इसमें हमारा क्या होगा, चूने की। जी हाँ, सफ़ेदी की उपस्थित में किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों को नाश करती, चूने की नाश। चूने की अगर सफ़ेदी की उपस्थित में चूने की मात्रा क्या करती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको नाश करती है। कच्चे घरों में आप अक्सर देखते होंगे चूने की इसीलिए पुताई की जाती है। पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है। आपके असम में, गुजरात में, टुंडा प्रदेश में, या कन्याकुमारी में। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, 101% एग्जाम को क्रैक करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो पहाड़ी जो प्रदेश होते हैं उनमें अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, और वह कहलाता है टुंडा प्रदेश में। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं। यह कालीन की भांति काम करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, घर को गर्म रखते हैं, या सर्दी के एहसास के लिए होता है। 1 से 2 नंबर सभी लोग जानते हैं, आवास इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इग्लू के फर्श पर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों घर को गर्म रखने के लिए इग्लू के फर्श पर खाल व फर और खाल बिछाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं। जिस क्षेत्र में उष्ण जलवायु होती है उस क्षेत्र के घरों की दीवारों की जो बनाई जाती हैं किस प्रकार की बनाई जाती है, मोटी, पतली, एक ईंट की चौड़ी वाली, या एक ईंट का प्रयोग ही नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट बता सकते हैं, अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना आंसर हमें फीडबैक कर सकते हैं। तो उष्ण
उस जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें जिस प्रकार से बनाई जाती हैं वह कहलाती मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। किस प्रकार की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक कौन सा होता है? मौसम, मकान, महत्वाकांक्षा या ये सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में जो सम्मिलित होता है वह होता है मकान। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? भूकंपरोधी, बहुत अधिक मजबूत, टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले, सीमेंट, ईंट या लोहे के प्रयोग से बने। तो निम्नलिखित में से जो स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन हमारा नहीं है वह हमें बताना है। देखिए, स्थायी घरों में सीमेंट, ईंट के लोहे का प्रयोग बनाया जाता है, टिकाऊ अधिक समय तक चलने वाले बनाए जाते हैं, बहुत अधिक मजबूत बनाए जाते हैं, लेकिन भूकंपरोधी नहीं बनता है। स्थायी घर जो है भूकंपरोधी जो है ये आपका स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन हमारा नहीं होगा। बाकी तीनों कथन हम आपके सही दिए गए। इसके बाद है, तंबुओं के लगाए जाने के लिए पीछे निहित कारक क्या होता है? तंबू जो लगाए जाते हैं इसमें शिविर का आयोजन होता है, आश्रय प्रदान करना होता है, या प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा होती है, या ऐसा भी होगा। तो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो तंबू लगाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। ग्रामीण अधिवासों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? देखिए, जो ग्रामीण अधिवास होते हैं इनमें आपको जो है गांव को शामिल किया जाता है, नगरीय गांव को भी शामिल किया जाता है, ग्रामीण सेवा केंद्रों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन ग्रामीण विकास केंद्र आपके ग्रामीण अधिवासों में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नगरीय बस्तियां कौन सा कार्य नहीं करती हैं? तो ये जानना जरूरी है कि जो नगरीय बस्तियां होती हैं कौन कौन से कार्य करती हैं। तो नगरीय बस्तियां औद्योगिक का कार्य करती हैं, प्रशासनिक का कार्य करती हैं और सुरक्षात्मक का कार्य करती हैं, लेकिन ग्रामीण सेवा का केंद्र यह नगरीय बस्तियां का कार्य नहीं करती। अगला, नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? देखिए, जो नगरीय अधिवास होते हैं इनमें जो विशेषताएं मिलती हैं वह श्रम विभाजन होता है, पेशों का विशेषीकरण होता है, सामाजिक असमानता होता है, लेकिन सामाजिक समानता नगरीय अधिवास में सामाजिक समानता की विशेषता नहीं होती। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें जो नगरीय अधिवास आपको प्रायः मिलेंगे वह आपके नगरीय गांव मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, पाइपों द्वारा अवशिष्ट को विसर्जन की व्यवस्था होती है, झोपड़ियों में होती है, तंबुओं में होती है, नदियों में होती है या प्रसंस्करण केंद्रों में होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाइपों द्वारा अवशिष्ट को विसर्जन की जो व्यवस्था होती है वह आपके प्रसंस्करण केंद्र में होती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हो अच्छे तरीके से और इसी तरह समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं, पंखा प्रारूप, अनाकार, सीढ़ीनुमा या मधुमक्खी प्रारूप में? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं वह किस प्रकार से बनाते हैं? तो मधुमक्खी प्रारूपी बनाते हैं। किस प्रकार से? मधुमक्खी प्रारूपी इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, प्रत्येक कमेंट का सर्वमान्य करते हैं। साथियों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। EVS में 30 लाना है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए बात करेंगे, आवास और घर का चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है? ये जानना जरूरी है कि दीमक किस लकड़ी में नहीं लगती। सभी लोग बताइए, अगर आपको नहीं पता अपने घर में जो भी बुजुर्ग हो उनसे पूछिएगा। गांव से है तो कुछ ना कुछ तो जानता होगा, जो शहर से थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो नीम और कीकर कड़वे होते हैं और इन पर दीमक जो है नहीं लगती है, इसलिए झोपड़ी की छत लकड़ी के फट्टे जो होते हैं वो दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि रैन बसेरा क्या होता है? जिसमें गर्म स्थानों में ठंडे स्थानों पर जाना, ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी जो बस्तियां होती हैं, या अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास। तो रैन बसेरा, आपने गाना भी कहीं सुना होगा, रैन बसेरा रे। तो ये जो रैन बसेरा होता है
किसको रैन बसेरा बोला जाता है? तो रैन बसेरा जो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों में अस्थायी जो बस्तियां होती हैं उनको रैन बसेरा बोला जाता है। अगला, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की क्या विशेषता होती है? इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा बड़े बड़े होते हैं, इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं, या ये सभी हो सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी विशेषता होती है कि त्वचा भी मोटी होती है, त्वचा में बड़े बड़े बाल भी होते हैं और इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। यानी ये सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे जो पर्वतीय आवासों में जीव जंतु रहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे बनाया था? अधिवास को, खेत को, चारागाह को, या आखेट क्षेत्र को बनाया था? मानव ने यानी हमारे और आपके जो पहले रहे होंगे, ठीक है, वंशज जो पुराने लोग हैं उन्होंने अपने निवास और कार्य करने के उद्देश्य से जो बनाया था वह क्या बनाया था? वह था अधिवास। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्थायी अधिवास के निर्माण में आप निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? देखिए ये जानना जरूरी कि स्थायी अधिवास के निर्माण में आप किसे पहले शामिल करेंगे। देखिए शामिल करने की बात करेंगे, समतल भूमि की उपलब्धता शामिल होगी, जल प्राप्त की पूर्ण सुविधा शामिल होगी, सुरक्षा की भावना शामिल होगी। लेकिन जो निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता होती है ये स्थायी अधिवास के निर्माण में आपका यह कारक शामिल नहीं होगा, क्योंकि निवास एवं कार्य करने की स्थायी उपलब्धता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि बुशमैन जाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? पुंजित, स्थायी, अस्थायी, या कृषि गृह की बात करेंगे। देखिए जो बुशमैन जाति के लोग होते हैं ये इस प्रकार के जो अधिवास बनाते हैं जिसमें क्या होता है? अस्थायी अधिवास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्थायी अधिवासों का निर्माण करती है? ऐसी जाति का नाम बताइए जो स्थायी अधिवासों का निर्माण करती हो। वह एस्किमो है, खिरगीज है, अरब के वद्दू हैं, या संथाल जनजाति है। तो ऐसी जाति जो स्थायी अधिवासों का निर्माण करती है वह जाति आपकी संथाल जाति कहलाती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कृषि गृह फार्म सीड स्टेड सामान्यतः नहीं मिलते हैं। तो जो कृषि गृह होते हैं पहले जान लीजिए कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन तीनों में मिलते हैं। लेकिन जो कृषि गृह होता है ये भारत में नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि मानव अधिवास के रूप तो अनेक होते हैं, तो हम जो है किसे मानव अधिवास मानते हैं जब ये जान लेंगे तो नहीं अपने आप पता चल जाएगा। देखिए पुरवा को मानते हैं, फार्म स्टेट को मानते हैं, नगर को मानते हैं, लेकिन जो गलियां होती हैं जिसे है ना गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो जो गलियां होती हैं, मोहल्ले होते हैं, नहीं ये गली नंबर ये, गली नंबर ये, इनको मानव अधिवास के रूप में जो है नहीं शामिल किया गया। बाकी जो भी आपके नगर, पुरवा, फार्म स्टेट, इनको जो है शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवास नहीं है? तो इनमें से देखा जाए फार्म स्टेट, पुरवा, ग्राम, ये तीनों जो है ग्राम अधिवास है, लेकिन जो नगर है ये आपका ग्राम अधिवास की कैटेगरी पे नहीं आएगा। मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। तो जो मरुस्थलीय भाग होते हैं इनमें सामान्यतः ग्रामीण आवास किस प्रकार के मिलते हैं? तो इसमें जो होते हैं ग्रामीण आवास वह आयताकार प्रारूप में मिलते हैं। किस प्रकार की? ये आयत हो जाता है। आयत में क्या होती है? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती। स्वास्थ्यप्रद मकान वह है जिसमें, सभी लोग बताइएगा, स्वास्थ्यप्रद मकान किस प्रकार के होते हैं? तो स्वास्थ्यप्रद मकान उस प्रकार के होते हैं जिसमें शुद्ध हवा, रोशनी का आवागमन होना चाहिए, गंदी हवा निकालने के लिए रोशनदान होना चाहिए, नालियाँ साफ व ढकी हुई होनी चाहिए। ये सारे जो ऑप्शंस है ये स्वास्थ्यप्रद मकान है। अगर किसी का घर बना हुआ ये तीनों चीज़ें तो समझ लीजिए वह स्वास्थ्यप्रद मकान कहलाएगा। अगला, बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य क्या होता है? जो बहुमंजिली इमारतें बनी होती हैं उनमें सर्वमान्य तथ्य क्या होगा? उनमें सर्वमान्य तथ्य हमारा हो जाता है इनमें परस्पर भिन्नता होती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु होते हैं वे दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि मरुस्थल में जो बालू होते हैं, मरुस्थलीय इलाका होता है, जैसे हमारे भारत में राजस्थान हो गया, जो मरुस्थलीय इलाका है, तो जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं?
जल में डूबे रहते हैं, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जल तो होगा नहीं उतना ज़्यादा, ना ही वृक्ष वहाँ पे बहुत दूर दूर तक पेड़ नहीं होते हैं, तो क्या होगा, भूमि के नीचे ये दबे रहते हैं, भूमि के नीचे घुस जाते हैं, अंदर दबे रहते हैं। अगला है, किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऐसी भूमि का नाम बताइए जिसमें भवन, जिसे घर बनाया जाए और सबसे उपयुक्त घर बने। तो इसके लिए होती है कि वह पथरीली भूमि होनी चाहिए, क्योंकि पथरीली भूमि क्या जल्दी धंसती नहीं है, मजबूत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता? देखिए राजस्थान के घरों में जिस पत्थर का जो फर्श बनाए जाते हैं उसमें आपके संगमरमर का यूज करते हैं, कोटा स्टोन का यूज होता है, सैंड स्टोन का। लेकिन जो सेलखड़ी होता है, घिया पत्थर होता है, सेलखड़ी जिसे बोलते हैं, इसको जो है राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं होता। बाकी संगमरमर लगाते हैं, कोटा स्टोन लगाते हैं, सैंड स्टोन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें लगा लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या लगती है? सिंपल सी बात है। देखिए भवन निर्माण में ईंट और पत्थर भी लगता है, एस्बेस्टर की चादरें भी लगती हैं, सीमेंट चूना पत्थर भी लगता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन भवन निर्माण अर्थात घर बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ हैं। तो ये रहे हमने क्वेश्चंस के, ये जो भी इसमें घर आपके आवास से संबंधित थे। अब उन प्रश्नों को करेंगे जो इस आवास से संबंधित अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए अब उन प्रश्नों को कर लेते हैं। प्रश्न है, पूछा गया था सीटेट में, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं और यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। तो सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र दिए गए किस प्रदेश का भाग होगा? तो सभी लोग जानते हैं जहाँ पर मिट्टी, लकड़ी, चूने के घर बनाए जाते हैं वह हमारा जम्मू और कश्मीर का हो जाता है। कहाँ का हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर का प्रदेश का यह भाग हो जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेह के लोग क्या करते हैं, अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी के बनाते हैं और दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई कर देते हैं और 2 मंजिल का घर बनाते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहता है और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी नीचे मंजिल पर ही रखते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? जी हाँ, ऐसे पक्षी का नाम बताइए जो कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता हो। वह पक्षी सभी लोग जानते हैं, फाख्ता पक्षी होता है। फाख्ता पक्षी जो होता है, जो पक्षी अपने कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, लेकिन कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। फाख्ता जो पक्षी है कबूतर के नाम से भी जाना जाता है और ये कोलम्बिफार्म्स गण एवं कोलम्बिडी कुल का यह पक्षी कहलाता है। किस कुल का? कोलम्बिडी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट या मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? देखिए बर्रैया, दतैया, ये भी रहेगा, चींटी, दीमक, एक कॉलोनी इकट्ठा रहते हैं, लाइन से चलते हैं। लेकिन जो मकड़ी होती है वो अकेले ही अपने जाला का निर्माण, अपने घर का निर्माण करती है और अकेले ही रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं और एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। जैसे मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से बना होता है, मकान की ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बना होता है, मकानों की छतें ढालू होती हैं। ऊंचाई पर समझ लीजिए कहीं ना कहीं बारिश है, और बारिश कहाँ होती है? असम की बात करते हैं। ठीक है, असम में ही जहाँ बांस का प्रयोग हो और बताया जाए मकान ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, समझ लीजिए वह मकान जो होगा वह असम राज्य से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि असम राज्य की जो मकानें होती हैं मजबूत बांस के खंभों पर बने होती हैं, लकड़ी से निर्मित होती हैं, मकान ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बना होता है और मकान की छतें कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था आवाज़ से, इस चैप्टर से, कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करना है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं करते हैं, पेड़ के तनों की लकड़ी से ढालू छतें बनाते हैं, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाते हैं, पत्थर गारा चूने से बनी मोटे दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं।
अब आपको ऑप्शंस दिया गया है और बताना यह है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं लेह लद्दाख में। तो लेह लद्दाख में क्या होता है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, पत्थर गारा चूने की बनी मोटी दीवारें बनाते हैं और लकड़ी के फर्श यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। अब समझिए, एस्किमो जो होते हैं एक जाति है जो अपने घर का निर्माण बर्फ से कहते हैं, उस घर को क्या बोलता है, इग्लू बोला जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका कारण क्यों ऐसा करते हैं? इसका रीज़न इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, अंदर की जो गर्मी होगी वह बाहर जाने से रोक देती है। इसलिए जो है एस्किमो जो जाति होती है वह अपना घर का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इग्लू का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये एस्किमो क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियाँ होती हैं जो बर्फ़ से अपने घरों का निर्माण करते हैं, और ये बर्फ़ से निर्माण हुए घर को क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। नीचे दिया गया पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हम धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे खंभों पर रहते हैं। मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया है, ये अंदर से लकड़ी का बना होता है। तो ये ऊंचाई पर रहते हैं, और मीटर जहाँ बताए ना 3 से 3.5 मीटर जहाँ दे दी जाए तो कुछ नहीं करना है, असम के ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है बस। जी हाँ, क्योंकि असम में जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर तक होती है, और इस मौसम में हमेशा आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए यहाँ घर के बांस के मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। अगला, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा पक्षी जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाए, सभी लोग जानते हैं, वह कौन सा हो जाएगा, कौवा होगा। कौवा जो होता है अपना घोंसला ऊंची डाल पर ही बनाता है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? क्योंकि कीटों को दूर रखने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? देखिए, घर बनाने में आपका सीमेंट आएगा, लोहा आएगा, पत्थर आएगा, लेकिन स्कूटर नहीं आएगा। ये सीटेट और आरटीटी एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः किस प्रकार के होते हैं? तो बंदर का कहाँ पे, पेड़ पे रहता है। शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो जिस प्रकार से पूछा जाए उसी प्रकार नंबर वाइज आपको ऑप्शन में भी देखना है। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? और वह दोस्तों कोयल, क्योंकि कोयल का रंग रूप एक समान होता है, इसलिए वह क्या करता है, कौवे के घोंसले में अपने अंडा दे देता है, और कौवा पहचान नहीं पाता कि कोयल का बच्चा मेरा बच्चा है कि यह वो कोयल का बच्चा है। ठीक है, क्योंकि रंग रूप एक होते हैं। जब उसकी आवाज़ निकलती है तब पता चलता है। ठीक है, तो एक होशियार है जो अपने नीड़ का निर्माण जो है नहीं करता है, कोयल के घोंसले में ही अपना जो है अंडा देता है, अंडा देती है, और कौवा जो है उस अंडे की रक्षा करता है। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारें एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे, क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे कीट क्या कहते हैं, दूर रहते हैं। जी हाँ। इसके बाद है, कुत्ता मछली का आवास कौन सा होगा? नदी, तालाब, झील, समुद्र। अब कुत्ता यहाँ पे मछली दे दिया गया तो सभी लोग सोचेंगे कि कहीं ना कहीं पानी पे होगा, लेकिन कुत्ता भी दिया गया तो लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, और कुत्ता तो धरती पे रहता है, स्थल पे रहता है, लेकिन कुत्ता मछली का एक नाम है जो कि एक समुद्र में रहती है। कुत्ता मछली का वास क्या है, समुद्र हो जाएगा। ठीक है, और ये किस प्रकार का संबंधित होता है? तो कुत्ता मछली एक शार्क परिवार से संबंधित रखता है, और ये मछली खारे पानी में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुत्ता मछली किस प्रकार के पानी में पाई जाती है? खारे पानी में, और इनका जो आवास होता है वह समुद्र होता है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने किया। जो आपका चैप्टर था आज का आवास, और आवास से संबंधित हमने जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने कर चुके हैं। बाकी सभी टॉपिक पे हमारे टॉपिक वाइज क्लास होगी ईवीएस में, क्योंकि 30 का टारगेट है। साथ ही साथ 7:30 में हमारी क्लास होती है, तो वो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, और 11:30 में मॉर्निंग में क्लास होती है। तो सभी लोगों क्लास को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और इस बार सीटेट एग्जाम को फतह कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।